टेलीविजन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट के इस अंक में हम आपको दिखा रहे हैं बजट सत्र 2022-23 की एक झलक और साथ में एक संक्षिप्त विश्लेषण भी। 2022-23 के बजट सत्र का समापन 7 अप्रैल को हो गया। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने सत्र के समापन की घोषणा की। Honorable members, as we are adjourning sine die today, ये सत्र 31 जनवरी 2022 को आरंभ हुआ था। इस सत्र के दौरान कुल 27 बैठकें हुई जो लगभग 170 घंटे 50 मिनट तक चली। 8वें सत्र में सभा की कुल कार्य उत्पादकता 129%, 129% रही। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। बजट सत्र 2 चरणों में संपन्न हुआ। इसका पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी 2022 को और दूसरा चरण 14 मार्च से 7 अप्रैल 2022 के बीच चला। 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के केंद्रीय कक्ष में राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में कोविड महामारी से निपटने में सरकार की भूमिका की खास तौर पर सराहना की। उन्होंने अपने अभिभाषण में महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को उबारने में सरकार के प्रयासों की दिशा की ओर भी संकेत किया। महामारी से निपटने के लिए हमारे देश के प्रयास केवल तात्कालिक चुनौतियों तक सीमित नहीं हैं। इसीलिए मेरी सरकार ऐसे दूरदर्शी समाधान तैयार कर रही है जो भविष्य के लिए भी प्रभावी और उपयोगी रहें। सरकार द्वारा 64,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन इसका एक सराहनीय उदाहरण है। इससे न केवल वर्तमान की स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी बल्कि आने वाले संकटों के लिए भी देश को तैयार किया जा सकेगा। 60,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ भारत में आज दुनिया का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ मेरी सरकार ने इस योजना को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। कोरोना काल में गरीब के स्वाभिमान और उसके रोजगार की रक्षा करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भी चला रही है। यह योजना हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाइयों बहनों के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत अब तक 28 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 2900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि जारी की गई। 2 फरवरी 2022 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग चर्चा की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सदनों में चली चर्चा का अलग अलग जवाब भी दिया। राज्यसभा में उन्होंने 8 फरवरी और लोकसभा में 10 फरवरी को चर्चा के दौरान उठे सवालों के जवाब दिए। हम सब संस्कार से, स्वभाव से, व्यवस्था से लोकतंत्र के प्रतिबद्ध लोग हैं और आज से नहीं सदियों से हैं। लेकिन ये भी सही है, आलोचना ये जीवंत लोकतंत्र का एक आभूषण है। लेकिन अंध विरोध ये लोकतंत्र का अनादर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जवाब में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर भी जमकर प्रहार किया। हालांकि दोनों सदनों में सदस्यों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश भी की। अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता।
अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। हम एकमात्र बड़ी इकोनॉमी है जो हाई ग्रोथ और मीडियम इन्फ्लेशन अनुभव कर रहे हैं। बाकी दुनिया की इकोनॉमी को देखें तो वहां की अर्थव्यवस्थाओं में या तो ग्रोथ स्लो हुई है या फिर महंगाई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ रही है। इससे पहले विपक्ष प्रधानमंत्री के सामने प्रश्नों और आलोचनाओं को लेकर मुखर रहा। प्रधानमंत्री लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के दौरान मौजूद रहे। उसमें महंगाई का कोई जिक्र नहीं है, इसको कैसा कंट्रोल करने वाले, बेरोजगारी का नहीं है, किसान और मजदूर की बुरी जो हालत है और SC/ST पर जो ज्यादती हो रही है और गंभीर आर्थिक चुनौतियां जो है, ये भी उसको टैकल करने के लिए उसमें कुछ नहीं कहा गया। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दो, मैं कितनी बार लुटा हूं इसका हिसाब तो दे। आम लोग भी कहने लगे हैं, मोदी जी लौटा दे मेरे बीते बुरे दिन, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हम गरीब होते जा रहे हैं, हमारे ऊपर बोझ क्यों डालते हैं। मोदी जी हिंदुस्तान दो हिस्से में बांटे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी इसलिए कहा था कि अमीर और गरीबी में फर्क बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आप एक कार खरीदते हैं जिसका दाम होता है 15 करोड़, आप एक प्लेन खरीदते हैं जिसका दाम होता है 4,500 करोड़। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे बेकार नौजवान रास्ते में भटकते हुए आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे भटकते नौजवान दिन रात रास्ते में भटकते हुए माँ बाप की गाली खाते हैं, आपको नहीं पता चलेगी। हालांकि शब्द बाण दोनों तरफ से चले, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सदन की मर्यादा को बनाए रखा। कांग्रेस के सांसदों ने प्रधानमंत्री के सधे तेवर को देखते हुए राज्यसभा में पहले उनका विरोध किया और फिर सदन से वॉकआउट किया, लेकिन सदन में अवरोध पैदा नहीं किया। कांग्रेस के साथ DMK और तृणमूल कांग्रेस भी बहिर्गमन में शामिल थीं, लेकिन शिवसेना, RJD और NCP जैसे कांग्रेस के मित्र दलों ने बहिर्गमन यानी वॉकआउट में शामिल न होकर अपने स्वतंत्र राजनीतिक विचार का परिचय दिया। 2022-23 के बजट सत्र की एक खासियत ये रही कि विपक्ष ने व्यवधान न डालने की रणनीति अपनाई और उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी। विपक्ष की यह रणनीति काम आई और सरकार के सामने उन्होंने गहरी चुनौती पैदा की। बजट सत्र के पहले चरण के प्रश्नकाल और शून्यकाल में भी विपक्ष इसी रणनीति पर काम करता दिखा। चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों में अपनी अपनी बातें रखने की प्रतिस्पर्धा दिखी। यही नहीं, विपक्षी दलों के बीच आपस में भी एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा दिख रही थी। भारत सरकार ने खुद एक नोटिफिकेशन निकाला था कि कोविड से जो भी डेथ होगी उसको 4 लाख का कंपनसेशन दिया जाएगा। वो निकालने के कुछ ही घंटों में, तो कहूँगा दिन भी नहीं, उसमें रिवर्स हो गए और 4 लाख नहीं देना। तो उसकी वजह क्या थी? और कोविड में लोग बहुत परेशान होकर डेथ हुई थी, तो सरकार इसके पुनः विचार करके 4 लाख रुपीस जो भी डेथ कोविड के हुए उनको देना चाहती है या नहीं। The government of West Bengal is trying to take up certain measures so that this can be checkmate, but it needs more and more fund from the central government. Otherwise, it is not possible on the part of the state government to do it singularly. My question to the Honourable Minister is whether the union government is aware of the situation and whether the government is going to take any help, providing any help to West Bengal, so that the dwindling forest cover can be stopped. India had a loss of 1,582 square kilometers of moderately dense forests. And the percentage of very dense forests, pristine natural forests, is only 3.04%. With this, we make tall claims. Sir, my question is that whether the proposed Biodiversity Amendment Act is going to affect the forest cover of India.
विपक्ष की इस रणनीति से सत्ता पक्ष भी संतुष्ट दिखा। सरकार को भी तमाम विषयों पर अपना स्टैंड बताने का मौका मिला। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव 8 फरवरी को राज्यसभा में और 10 फरवरी को लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हुआ। बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने निजी विधेयक और निजी संकल्प भी पेश किए और इससे देश के वर्तमान और भविष्य के खाके पर गंभीर चर्चा भी हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2022-23 का बजट अमृतकाल की तैयारी का बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट का समर्थन करते हुए कहा कि आजादी के 100 साल पूरे होने पर देश कैसा होगा, इस बजट में उसकी झलक देखी जा सकती है और ये उस तैयारी की शुरुआत है। India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With an accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, we are in a strong position to withstand challenges. I am confident that with Sabka Prayas, we will continue our journey with strong growth. बजट पर लोकसभा और राज्यसभा में काफी जोशो खरोश से चर्चा हुई। एक तरफ विपक्ष के पास बजट प्रावधानों पर सवालों की कमी नहीं थी, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के सांसदों के पास बजट की खासियत बताने के लिए शब्दों का तरकश भरा दिखा। राज्यसभा में बजट पर चर्चा में कांग्रेस की कमान संभाली पी चिदम्बरम ने, तो लोकसभा में शशि थरूर ने। ना निस्तेज और निरुद्देश्य बजट मैंने आज तक कभी देखा नहीं। ऐसे पिछले 2 साल कोरोना से पूरा देश संकट से जूझता रहा और ये बजट भी लगता है कोरोना ग्रस्त हो गया है। आप इतना कानून जब बनाइएगा तो कुछ हो पाएगा क्या? कुछ नहीं हो पाएगा। करते रहिए आप लोग, लिप सर्विस करते रहिए। आज इतना अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो गया है? Sir, in the budget, while speaking about all these things, giving a clear direction for the country, as far as climate change is concerned, which is really commendable, unfortunately, only rupees 3,030 crore has been earmarked for Ministry of Environment, which is 20% higher than the last year's allotment, but only 0.012% of India's total GDP. जब कर्मचारियों की चर्चा होती है, पूरे देश के कर्मचारियों की एक ही मांग है, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। 40 दिन कोई सांसद और विधायक रह लेता है, पूरे जीवन भर उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है, उसकी पेंशन आपने खत्म कर दी। पेंशन तो छोड़िए, टैक्स के राहत की उम्मीद थी कर्मचारियों को, आपने इस बजट में वो भी नहीं दिया। बीजेपी ने भी विपक्ष के आरोपों को निराधार साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो फिस्कल डेफिसिट था, वित्तीय घाटा, जिसका लक्ष्य 6.8% रखा गया था, वो 6.9% है, यानी वो भी हमने लगभग पूरी तरह अटेन किया है। जबकि यह फैक्ट है कि हमने इसमें मैसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ाया है और इस वर्ष 34% से अधिक की वृद्धि की है। इसके बावजूद वित्तीय घाटे पर नियंत्रण, मेरे विचार से इसके लिए वित्त मंत्री महोदया साधुवाद की पात्र हैं। इस बार पर्वतमाला की नई योजना आई है, जिससे देश से दूर दूर प्रदेश में, दूर दूर क्षेत्र में, जो गांव में अभी माननीय फारूक अब्दुल्ला जी बोल रहे थे, जैसा कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल से लेकर हमारे बंगाल के दार्जिलिंग तक, ऐसे कई गांव हैं, सैकड़ों गांव दूर दूर पहाड़ों में बसे हुए हैं। लोगों को शहर से या तो बाजार से जाने के लिए घंटों चल के जाना पड़ता है, उससे लोगों को निजात मिलेगा। और ये पर्वतमाला की जो योजना है, आधुनिक तकनीक से लोगों को जोड़ने का, आने जाने का, इसका भी लाभ मिलेगा। 75 साल के बाद इन लोगों को विकास की सुविधा मिलेगी। हमारा फोकस क्या है सर, कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। आप कह रहे हैं कि डिमांड कंजम्पशन बढ़ाए, कैसे डिमांड कंजम्पशन बढ़ेगा? सिर्फ पैसा बांट देने से, या कि परमानेंट सॉल्यूशन निकालना है? हमारे सरकार का फोकस और जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है। एग्रीगेट डिमांड जो बढ़ेगा, जब जैसे ही हम कैपेक्स जो अपना जिस तरह से शुरू होगा, तो जाहिर है एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्राइवेट कैपेक्स शुरू होगा, प्राइवेट कैपेक्स शुरू होगा तो नौकरी और बढ़ेंगी। तो ये तो बिल्कुल वर्चुअस साइकिल है सर। अगर हमें भविष्य के बारे में सोचना है, एक आत्मनिर्भर भारत को बनाना है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ आप जान लीजिए कि जन धन के 44
करोड़ 44 करोड़ हम लोगों के खाते खुले हैं। आधार से अब डिजिटल केवाईसी हो जाता है। हम लोग 5G का अब स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करने वाले हैं। यूएसओ का 5% दूर दराज गाँव में हम उनको भारत नेट बना रहे हैं। और ये भी एक चमत्कार हुआ है, अकल्पनीय बात एक हुई है, अभूतपूर्व बात हुई है कि दिसंबर में 8 लाख करोड़ यूपीआई के द्वारा का ट्रांजैक्शन हुआ। दोनों सदनों को मिलाकर करीब 27 घंटे चली चर्चा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 10 फरवरी और राज्यसभा में 11 फरवरी को जवाब दिया। उन्होंने व्यवस्थित ढंग से सभी सदस्यों के सवालों के जवाब देने के प्रयास किए और बजट की मूल दिशा पर आम सहमति बनाने की कोशिश की। यूएस में ग्रोथ जब -3.4 हुआ, हमारा -7.3 रहा, हम 7.1 में ग्रोथ कर रहे हैं। सर यूरो एरिया, पूरे यूरो एरिया का 6.4 माइनस 5.2 इस साल, 3.9 आने वाले साल और 2.5 अगले साल। मैं इस कंपैरिजन को क्यों दिखा रही हूं? डेवलप्ड कंट्री हो, इमर्जिंग इकोनॉमी हो, हमारे जैसे एक ही मतलब साइज में छोटा इकोनॉमी नहीं बड़ा इकोनॉमी हो, इन सब का ग्रोथ और इन सब का पैंडेमिक के समय गिरावट, ये सब को कंपेयर करते हुए गिरावट हमारे बहुत ज्यादा हुआ, मगर रिकवरी भी उतना ही पेस में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस साल, आने वाले साल, अगले साल भी, बाकी सबका रिकवरी इतने पेस में नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट पर चर्चा के अलावा सदस्यों ने दोनों सदनों में निजी विधेयक और निजी संकल्प भी पेश किए, जिसमें लघु उद्योग से लेकर रोजगार तक और कृषि से लेकर सड़कों जैसे अलहदा मुद्दों पर बात हुई। निसंदेह इसमें वर्तमान से लेकर भविष्य के खाके पर बातें हुई। चूंकि जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा नहीं है, इसलिए लोकसभा में 14 मार्च को और राज्यसभा में 23 मार्च को जम्मू कश्मीर का बजट भी पारित कर दिया गया। बजट पारित होने के बाद बारी थी विधि कार्यों की। संसद के दोनों सदनों में इस सत्र में कुल 11 विधेयक पारित हुए। इनमें बजट और वित्त से संबंधित 6 और अन्य मसलों से संबंधित 5 विधेयक शामिल थे। ये 4 विधेयक हैं: भारतीय दंड प्रक्रिया शनाख्त विधेयक 2022, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022, अनुसूचित जातियां और जनजातियां आदेश संविधान संशोधन विधेयक 2022, चार्टर्ड अकाउंटेंट लागत और संकर्म लेखपाल और कंपनी सचिव संशोधन विधेयक 2022। 13 bills were introduced, 12 in Lok Sabha, 1 in Rajya Sabha, and 13 bills passed by Lok Sabha, 11 bills were passed by Rajya Sabha. 11 bills have been passed by both Lok Sabha and Rajya Sabha. गैर वित्तीय विधेयकों में दिल्ली नगर निगम विधेयक अहम था, जिसमें राजधानी दिल्ली के 3 नगर निगमों को मिलाकर एक नगर निगम बनाने का प्रस्ताव बहुमत के आधार पर पारित हुआ। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके जैसे विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध किया, जबकि बीजेपी, एआईएडीएमके सहित अन्य दल समर्थन में थे। 2014-15 में दिल्ली को मिला 325 करोड़, 2015-16 में 325 करोड़, 2016-17 में 325 करोड़, 2017-18 में 325 करोड़, 2018-19 में 325 करोड़, 2019-20 में 325 करोड़। सर, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, लाखों करोड़ रुपए का टैक्स दिल्ली की जनता देती है, मात्र 325 करोड़ रुपए आप हर साल देते हैं। हालांकि बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस विषय पर विपक्ष की शंकाओं का समाधान करने की पहल भी की। लोकसभा से 2 अन्य विधेयक भी पारित हुए जो राज्यसभा में पेश नहीं हो पाए। एक अंटार्कटिक विधेयक और दूसरा संघार के उपकरण निषेध संबंधी विधेयक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संघार के उपकरण निरोध संबंधी विधेयक पेश करने की जरूरत से सदस्यों को अवगत कराया। अपडेटिंग लॉज एंड ending, terminating antiquated rules are both part of good governance. Now, after 9/11 events happened, there was great concern about terrorists and unauthorized parties getting hold of
weapons of mass destruction, their ingredients, their technologies. It was not something which was completely new. From 1970s, there were actually warnings and writings on this subject. But because of what happened at 9/11, this became a very major international concern. दुनिया में आने वाले समय की वैकल्पिक ऊर्जा को देखते हुए लोकसभा में नियम 193 के तहत जलवायु परिवर्तन और यूक्रेन की स्थिति पर अल्पावधि चर्चा संपन्न हुई। The ground situation calls for urgent humanitarian relief. We have already provided 90 tons of relief material, and I was glad to see that many honorable members yesterday noted it and appreciated it. And we did it even while we were in the middle of an evacuation. So I think that also is a factor that should be recognized. राज्यसभा में उत्तर पूर्व मंत्रालय, रेलवे और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा संपन्न हुई। बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में 72 सांसदों को विदाई भी दी गई। इस दौरान राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उपसभापति हरिवंश के अलावा कई अन्य सांसदों ने भी संबोधित किया। बजट सत्र 2022-23 के दौरान लोकसभा की उत्पादकता 129% रही, जबकि राज्यसभा की उत्पादकता 99.80% तक पहुंची। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कई बार तीखे नोकझोंक भी हुए, लेकिन सकारात्मक परिणाम सामने आए। संसद टेलीविजन के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन।